वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ सर्कुलर मोशन। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, राइट। तो चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, उसका लास्ट टॉपिक दैट इज़ सर्कुलर मोशन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए हमने बहुत सी क्वांटिटीज़ डिफरेंट तैयार की हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीड को हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड, राइट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमने नई क्वांटिटीज़ तैयार की। क्यों नई क्वांटिटीज़ तैयार की? देखिए, कोई बॉडी अगर मान लो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर भी रही है, राइट, इस तरीके से बॉडी लगातार सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है या रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि लेट्स सपोज एक बॉडी है, वो ऐसे लगातार गोल 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 घूम रही है, तो उसकी स्पीड हो सकता है घूमने की स्पीड बढ़ रही हो, तो उसमें घूमने में उसके एक्सेलरेशन भी आ रहा हो, लेकिन वो हमको कहीं लीनियर मोशन तो करती हुई दिखती नहीं है ना, कि हम देखें कि भाई वो बॉडी लीनियर मोशन कर रही है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, तो हमको उसका रेजिस्टेंस ना कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो हमने सोचा हम कैसे फिर उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टडी करें। अगर हम उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टडी नहीं कर सकते तो हम उसकी वेलोसिटी नहीं स्टडी कर सकते, और अगर हम उसकी वेलोसिटी स्टडी नहीं कर सकते तो हम एक्सेलरेशन कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने नई क्वांटिटीज़ तैयार की, और वो क्वांटिटीज़ कुछ इस तरीके से थी कि देखो भाई, कि लेट्स सपोज दिस इज़ अ बॉडी ऑफ मास m एंड इट इज़ मूविंग विद v वेलोसिटी इन ए सर्कुलर पाथ। लेट्स सपोज कांस्टेंट वेलोसिटी है इसकी, जो v वेलोसिटी है, राइट। लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है वेलोसिटी, है ना, और ये लगातार इस तरीके से क्या कर रही है, एक सर्कुलर मोशन कर रही है। तो अगर ये एक राउंड कंप्लीट करती है तो मुझे क्या दिखता है कि इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो ज़ीरो है। कितने ही राउंड ये मार ले उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। मुझे लीनियर मोशन करती ही नहीं दिखती। तो मैंने क्या बोला कि मैं इसका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है उसको कैसे स्टडी करूँगा, कि लेट्स सपोज ये बॉडी आफ्टर टी टाइम यहाँ पहुँची, है ना, मान लो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं क्या बोलूँगा, इसने इतना एंगल चला थीटा, ठीक। इस बॉडी ने पूरा एक चक्कर कंप्लीट किया, तो इसने कितना एंगल कंप्लीट किया, 360 का। 360 को रेडियन में अपन क्या बोलते हैं, 2 पाई, राइट। तो मुझे क्या दिखा कि अगर ये बॉडी एक राउंड कंप्लीट करती है तो इसने 2 पाई का एंगल कंप्लीट कर लिया। तो एंगल से हमने इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट स्टडी करना शुरू किया। तो एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किससे स्टडी करते हैं, एंगल से। तो लेट्स सपोज बॉडी ने 10 चक्कर मारे गोल गोल, ठीक है, 10 राउंड मारे, तो हम क्या बोलेंगे कि उसने 360 को 10 बार ट्रेवल किया, यानी कि उसने कितना एंगल ट्रेवल कर लिया, 360 इंटू 10, यानी 3600 डिग्री का उसने ट्रेवल कर लिया। ये 2 पाई इंटू 10 यानी कि 20 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी ने किया। समझ में आई बात? लीनियर तो ट्रेवल नहीं कर रही, लेकिन जहाँ भी है वहाँ गोल गोल तो घूम रही है। उस गोल गोल को मैं कैसे स्टडी करूँ कि इसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया है, राइट। तो बॉडी तो मूव कर नहीं रही, पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। तो हमने क्या इसको स्टडी करना शुरू किया, इसके डिस्प्लेसमेंट को एंगल से, राइट। तो हमने एक टर्म बनाई जिसको हम बोलेंगे, डिस्टेंस की जगह हमने एक टर्म बनाई, डिस्प्लेसमेंट की जगह, जिसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एंगल से, थीटा। अब क्या होगा, लगातार ये एंगल, लेट्स सपोज इस एंगल को ट्रेवल करने की एक वेलोसिटी है ना, टाइम लगता है कुछ इसमें। लेट्स सपोज 360 घूमने में टी टाइम लगा, फिर 360 घूमने में टी टाइम लगा, फिर 360 घूमने में, हर बार सेम ही टाइम लग रहा है। तो हम मानते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है, एंगल को ट्रेवल करने की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन हो सकता है कि पहले एंगल को ट्रैवल करने में टी टाइम लगा, दूसरे एंगल को ट्रैवल करने में t/2 टाइम लगा, तीसरे एंगल को ट्रैवल करने में t/4 टाइम लगा। मतलब टाइम हर बार एंगल को ट्रैवल करने में कम होता जा रहा है। इसका मतलब उसकी घूमने की जो वेलोसिटी है वो क्या होती चली जा रही है, इंक्रीज़ होती चली जा रही है। भाई यही वेलोसिटी इंक्रीज़ होती चली जा रही है, ये बोल लो ना। जैसे जैसे ये वेलोसिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, एंगल को ट्रैवल करने की रफ्तार इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो एंगल को ट्रैवल करने की, ठीक है, एंगल बनाने की जो स्पीड है उसको हमने क्या बोला, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, राइट। इसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, है ना। अब वो स्पीड इंक्रीज भी हो रही होगी,
एंगल को ट्रेवल करने की जो स्पीड है, जो रेट है एंगल को ट्रेवल करने का, एंगल बनाने का जो रेट है वो क्या है, एंगुलर स्पीड है। लेकिन वो रेट बढ़ भी तो सकता है भाई, लगातार ये वेलोसिटी इंक्रीज भी तो हो सकती है ना, जिसकी मैं भी बात कर रहा हूँ। तो एक एक्सेलरेशन हुआ, हमने उस एक्सेलरेशन को क्या बोला, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोला, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको हमने डिनोट किया अल्फा से, राइट। तो हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जगह की क्वांटिटी बनाई, एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसको हम स्टडी करते हैं एंगल से। फिर एंगल के को बनाने का बॉडी का जो रेट है, या एंगल को ट्रेवल करने का जो रेट है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, उसको हमने उसकी क्या बोला, एंगुलर स्पीड। और वो एंगुलर स्पीड अगर लगातार, यानी कि एंगल ट्रेवल करने का रेट अगर लगातार बढ़ रहा है तो एंगुलर स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर एंगल बनाने का रेट सेंटर पे घट रहा है, ठीक है, तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी घट रही है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर रिटार्डेशन, राइट। तो इस तरीके से हमने ये 3 जो हमारी सर्कुलर मोशन की क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने तैयार की, राइट। अच्छा, अब फिर हमने, अगर हमको बॉडी की लीनियर जो जितनी भी चीज़ें, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो लीनियरली अगर ये करने की कोशिश करी होगी, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी है, ये स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, और बॉडी यहाँ पहुँच गई, स्पीड हो गई उसकी 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो ना, उसकी जो लीनियर स्पीड है वो इंक्रीज़ हो गई है ना। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी लीनियर स्पीड क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो ज़रूर एंगल को ट्रेवल करने की स्पीड भी बढ़ गई होगी, यानी एंगुलर स्पीड भी उसकी चेंज हो गई होगी। तो कितना चेंज इसमें आया, तो कितना चेंज एंगुलर स्पीड में आया, ये सब रिलेशंस भी हमने फिर बनाए, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। चलो उन रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, राइट। चलिए, तो दिस इज़ अ बॉडी ऑफ एम मास, है ना, लेट्स सपोज, और ये सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन की रेडियस है आर, इसकी वेलोसिटी है वी, एंड लेट्स सपोज आफ्टर टाइम टी, है ना, इन टाइम टी दिस मास एम रीचेज हेयर, मास एम यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको मान लेता हूँ मैं, दिस इज भाई आर्क है या लीनियरली ले लो, नो मतलब सेम सही है, तो डिस्टेंस मान लो, डिस्प्लेसमेंट मान लो, है ना, यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज़ एक्स, है ना, ये दूरी कितनी है, एक्स, राइट। इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा ही, मतलब थोड़ा सा ही टाइम के लिए थोड़ा सा इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सेम है, राइट। तो ये वैल्यू इस डिस्टेंस की है, और अगर स्ट्रेट लाइन वैल्यू लो तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। अब देखो, लेट्स सपोज दिस इज एंगल थीटा, तो हमें पता है, वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, क्लास 10th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। अब आर्क यहाँ क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स, और रेडियस क्या है, आर। तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन r. We can also write it as theta into r, right? So this is angular displacement and this is linear displacement, right? इसी तरीके से अपन बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में, right? इस इक्वेशन को उठाते हैं, देखो इस इक्वेशन में मैं टाइम से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, है ना, डिवाइडिंग बाय टाइम t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, थीटा अपॉन टी, एक्स अपॉन टी इंटू आर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज़ वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज़ एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो क्या रिलेशन बना, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो देखो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमको एक रिलेशन मिल गया। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ये भी लिख सकता हूँ, है ना। तो एक रिलेशन हमको ये मिल गया, राइट। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 है, चलो इसमें फिर से टाइम से डिवाइड करते हैं, है ना, डिवाइडिंग बाय टाइम टी इन इक्वेशन 2, राइट। इक्वेशन 2 में कर लेते हैं डिवाइड, तो ओमेगा अपॉन टी हो गया आपका v अपॉन टी इंटू आर, ठीक है। अच्छा, ओमेगा अपॉन टी
जो v अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, राइट? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो पढ़ते हैं ना हम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम विल बी द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, है ना? तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको अल्फा और इसको क्या लिखेंगे, ए अपॉन आर, ठीक है? क्लियर है? कैमरा में आ रहा है ना ये सब, ठीक है? अच्छा तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, है ना? तो देखो लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ में सीधा सा रिलेशन ये है, इधर लिखो आप लीनियर क्वांटिटीज़, है ना, और इधर लिखो आप इनकी जो एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, और किससे मल्टीप्लाई कर दो, आर से। तो ये रिलेशन आपको हमेशा याद होने चाहिए, है ना? दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल दीज इक्वेशंस, ठीक? तो एक छोटी सी शॉर्ट, है ना, चार्ट सा है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़े से और रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, अच्छा हमारे पास देखो क्या है, ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास है v अपॉन आर, राइट? एक फॉर्मूला ओमेगा का हमारे पास ही है, और भी ओमेगा के हम फॉर्मूले बना सकते हैं, राइट? कैसे बना सकते हैं, देखो देखो ये बॉडी है ना, एम मास की, और ये सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, राइट? दिस इज रेडियस ऑफ रोटेशन, राइट? अच्छा अब क्या हुआ, मान लो इस बॉडी ने राउंड लिया कंप्लीट, एक यहाँ से यहाँ, तो इसने लेट सपोज टी टाइम लिया, ठीक है? लेट बॉडी टेक्स टाइम टी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में बॉडी ने कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया, राइट? तो एंगुलर स्पीड कितनी हुई, एंगुलर स्पीड इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसे लिख सकते हैं ना भाई। नॉर्मल फॉर्मूले भी तो हम तैयार कर सकते हैं ना इनके, कर सकते हैं कि नहीं भाई? देखो अगर स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो नहीं सकता थीटा अपॉन टाइम, है ना? सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो सकता है, राइट? क्या हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं हो सकता क्या, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल सी बात है, ठीक? अच्छा तो लेट्स सपोज बॉडी टेक्स टाइम टी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो इतनी देर में टाइम की जगह तो हम क्या रखेंगे, टाइम की जगह आप टी रखोगे, टाइम इज टी एंड थीटा इज, भाई एक राउंड में 2 पाई का एंगल ही तो बना है रेडियन में, तो ओमेगा का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया, 2 पाई अपॉन टी, राइट? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। तो दिस इज वन मोर रिलेशन, ठीक है, बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम टेकन, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। टी इज व्हाट, टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल, राइट? ओके चलिए और आगे बात कर लेते हैं, और क्या रिलेशन बना सकते हैं। देखो हमने एक फॉर्मूला पहले भी क्लास 9-10 में पढ़ा है फ्रीक्वेंसी का, है ना? फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, है ना? फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड पर सेकेंड, ऐसा ही तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को कुछ, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, है ना? तो देखो देखो लेट्स सपोज बॉडी ने एक साइकिल में n रिवॉल्यूशंस ट्रेवल किए या न्यू साइकिल्स चली,
1 सेकेंड में न्यू साइकिल, राइट। अच्छा, तो 1 साइकिल में कितना टाइम लेगा बॉडी? भाई न्यू साइकिल में उसने 1 सेकेंड लगाया, तो 1 साइकिल में वो कितना टाइम लेगा? 1/न्यू। अब 1 साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो तो टी है ना भाई, तो टी का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/न्यू। तो दिस इज़ द फॉर्मूला बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो इक्वेशन नंबर जो भी है ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, है ना। पुटिंग इट इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो ओमेगा क्या हो गया हमारा? ओमेगा आ गया 2π/न्यू, है ना। तो ओमेगा के टर्म्स में हमारे पास एक और फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्योंकि ये फॉर्मूला ओमेगा का फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है, तो इसको इस टाइम हम ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अभी इस वक्त क्या बोल सकते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि न्यू क्या है? लेट्स सपोज 50 साइकिल्स बॉडी ने ट्रेवल करी, तो इसका मतलब ये है 50 बार उसने 2π का एंगल बनाया, राइट, है ना। यानी 1 सेकेंड में बॉडी ने कितना एंगल बनाया वो क्या हो जाएगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। भाई 1 सेकेंड में कितने टर्न्स किए वो तो फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर तुम 2π से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 सेकेंड में बॉडी कितना एंगल ट्रेवल कर चुकी है ये पता लग रहा है, और इसी को हम बोलेंगे 1 सेकेंड में बनाया गया एंगल को हम क्या बोल सकते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, जब इस फॉर्मूले के साथ आप रिलेट कर रहे हो। वैसे तो 1 सेकेंड में बनाया गया एंगल इज एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, राइट, लेकिन इस फॉर्मूले के साथ हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, यानी एंगुलर स्पीड को आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हमने ये बातें की, और क्या है इसमें? और कोई नई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद अपन बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अब क्या होता है देखो, सर्कुलर मोशन में 2 तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो अभी पढ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन, एक और एक्सेलरेशन होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कैसे? 2 एक्सेलरेशन कैसे भाई, है ना। तो फिर से वही बात करेंगे, लेट दिस इज अ बॉडी ऑफ m मास, है ना, मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर पाथ, राइट। तो पहली बात तो ये बॉडी सर्कुलर पाथ कर क्यों रही है? तो मैंने आपको बताया था पहले भी, नहीं बताया तो अब जान लो कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो बॉडी सर्कुलर मोशन तब करती है जब सेंटर की तरफ आप लगातार एक फोर्स प्रोवाइड करो, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्योंकि फोर्स एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है हमेशा, है ना। ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जब आप चैप्टर नंबर 5 में जाओगे उसमें आप पढ़ोगे न्यूटन्स लॉ में फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अ फोर्स ऑलवेज प्रोवाइड्स अ एक्सेलरेशन टू अ बॉडी, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है तो ज़रूर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी जो उस बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमा रही है, जो लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है ना। अब देखो इसको एग्जांपल से समझे, लेकिन लेट्स सपोज मैं एक सुपरमैन हूँ या सुपर ह्यूमन हूँ, शक्तिमान हूँ, जो भी हूँ, है ना। और क्या है, एक कार या लेट्स सपोज एक प्लेन या एक हेलीकॉप्टर, चलो कार से बात करते हैं। एक कार बहुत हाई स्पीड से ऐसे रोड से आ रही है इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ही वो मेरे पास से गुजरने वाली है, मैं क्या करता हूँ, एक रस्सी में हुक है मेरे पास, हुक को मैं उस पर मारता हूँ और अटका लेता हूँ और ऐसे खींच देता हूँ उसको, ठीक है। तो वो कार क्या करेगी, वो ऐसे सीधा ना जाके इस तरीके से घूमना शुरू कर देगी, क्योंकि मैंने उसको पकड़ रखा है। तो वो क्यों घूमी इस तरीके से? क्योंकि मैंने लगातार उसके मोशन के परपेंडिकुलर एक फोर्स, मोशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर या 90 डिग्री एक फोर्स लगा के रखी, और उस फोर्स की वजह से, क्योंकि उस बॉडी के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी थी, मैं नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, ऑलरेडी इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी थी, मैंने तो सिर्फ क्या करा, उसके मोशन के जस्ट 90 डिग्री फोर्स लगाई, और उस फोर्स की वजह से वो क्या होने लगी, सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लगी। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड फोर्स ऑलवेज produces an acceleration, always creates an acceleration, right, and in this case that acceleration will be called as centripetal acceleration, ठीक। अब आपको पता है कि acceleration का काम क्या होता है, acceleration is change in speed या change in velocity, है ना। तो let's suppose this body is moving with 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे पहुँची है बॉडी, तब भी इसकी
वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे पहुँची तब भी इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे सर स्पीड तो इंक्रीज़ हो ही नहीं रही, वेलोसिटी तो इंक्रीज़ हो ही नहीं रही, तो एक्सेलरेशन कहाँ से हो रहा है? तो बेटा एक्सेलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी, इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है भी, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग, राइट। वही वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, दो कंपोनेंट्स उसके पास, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, तो अगर डायरेक्शन बदल रही है तो स्टिल एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। भले से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। डायरेक्शन को चेंज कौन कर रहा है? फोर्स, है ना। तो अ फोर्स कैन आइदर चेंज अ मैग्नीट्यूड और इट कैन चेंज डायरेक्शन, है ना। तो दोनों साथ भी हो सकते हैं। तो जब भी फोर्स क्या लगती है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है, इट नेवर चेंजेस द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में वो कोई अंतर नहीं लाती, वो किस में अंतर लाती है? वो डायरेक्शन को चेंज कर देती है। यानी जो एक्सेलरेशन है, फोर्स ने जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है, वो किस में खर्च हो जाता है? वो डायरेक्शन को चेंज करने में खर्च हो जाता है, राइट। अच्छा, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सुनो बात। लेट्स सपोज इधर फोर्स लगी, तो एक्सेलरेशन किधर प्रोवाइड करेगी? अंदर। अंदर ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, तो ये बॉडी कहाँ आना चाहती है? इधर आना चाहती है, ठीक है। तो ये बॉडी देखो यहाँ आ गई, ये बॉडी यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। कैसे पता लगा यहाँ आ गई? देखो कुछ टाइम बाद ये बॉडी यहाँ पहुँच गई है, तो देखो कहाँ आ गई है? यहाँ आ गई है कि नहीं? अरे देखो ना, इसकी लाइन देखो, लाइन ऑफ एक्शन। अभी यहाँ थी, कहाँ आ गई है? यहाँ आ गई। लेकिन वहाँ कैसे पहुँच गई? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी थी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, उसकी वजह से वो वहाँ पहुँच गई है। अब देखो ये फोर्स इधर लग रही है, तो ये बॉडी कहाँ आना चाहती है? यहाँ आना चाहती है ना। तो देखो जब ये बॉडी यहाँ आ गई, इसका मतलब देखो ये नीचे आ गई कि नहीं आ गई? नीचे आ गई ना। देखो इसकी पोजीशन यहाँ थी और यहाँ से कहाँ आ गई? नीचे आ गई। लेकिन यहाँ क्यों नहीं आई? यहाँ क्यों पहुँची? क्योंकि इसके पास क्या थी? ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी थी। समझ रहे हो ना? तो फोर्स इज प्रोवाइडिंग एन एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो लेकिन वो हमको डायरेक्शन चेंज करने में खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आ रहा, राइट। अच्छा चलिए बात करते हैं तो आगे। लेट्स सपोज, फिर से यही डायग्राम बनाऊंगा। दिस इज अ बॉडी ऑफ एम मास, है ना, और इसके पास एक वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v1 वेक्टर। अभी मैं वेक्टर पूरा कंप्लीट डायरेक्शन के साथ। अब थोड़ी देर बाद ये बॉडी इधर पहुंच गई और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये हो गई v2, चेंज हो गई ना वेलोसिटी, है ना। अब मैग्नीट्यूड, चलो मैग्नीट्यूड मान लेते चेंज नहीं हुआ, तो v1 का मैग्नीट्यूड और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज सेम, बट v1 एंड v2 आर डिफरेंट वेलोसिटीज बिकॉज डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज हो गई है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी, बाद की वेलोसिटी क्या है? v2 और पहले ही क्या है? v1 अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हो सकता है एक्सेलरेशन का, राइट, हो सकता है कि नहीं। तो अभी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? v2 माइनस v1 की वैल्यू चाहिए। चलो तो अभी मैं वेक्टर के तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ। देखो v2 माइनस v1 मेरे को निकालना है, पहले मुझे क्या निकालना है? v2 माइनस v1, है ना। तो मैं लिख देता हूँ इसको कि रिजल्टेंट, है ना, या v रिजल्टेंट लिख देता हूँ मैं, v2 माइनस v1 निकालना है ना मेरे को। तो v2 रिजल्टेंट हो जाएगा v2 प्लस माइनस v1, क्योंकि रिजल्टेंट हमने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रखा है इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैंने देखो पहले इनको एडिशन में कन्वर्ट किया, v2 प्लस माइनस v1, ठीक है। अब बाई ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ हम क्या करते थे? पहले डायरेक्शन के हिसाब से एक डायग्राम बनाते थे। तो पहले मैं क्या बनाऊंगा? v2। तो v2 की डायरेक्शन कहाँ है? ये है v2 की डायरेक्शन। चलो बना लेते हैं v2 की डायरेक्शन, ठीक है। तो v2 है हमारा इस तरीके से, दिस इज आर v2, ठीक है, ये बना लिया हमने v2, ठीक। अब क्या करना है? माइनस v1 कहाँ से बनाऊंगा? ट्राइंगल लॉ लगाऊँ तो इसके हेड से मैं नया वेक्टर बनाऊंगा दैट इज माइनस v1। तो v1 तो ऐसे है, v1 तो ऐसे है, तो माइनस v1 कैसे हो? माइनस v1 ये हुआ, और इसका जस्ट अपोजिट बना दो माइनस v1। तो यहाँ से इसके हेड से कौन सा वेक्टर ऐड करूँगा? माइनस v1, तो यानी ये हो गया माइनस v1, राइट। दिस वेक्टर इज v2 एंड दिस वेक्टर इज माइनस v2, और रिजल्टेंट क्या हुआ? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हमने क्या जोड़ दिया?
एंड दैट रिजल्टेंट इज कॉल्ड, ठीक है, वी आर, उसको मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट, है ना। दिस इज डेल्टा वी, है ना, इसको सीधा बोलो डेल्टा वी बोलते हैं, क्यों, चेंज इन वेलोसिटी, वी आर कैलकुलेटिंग चेंज इन वेलोसिटी, तो मैं इसको वी आर ना बोल के क्या बोलता हूँ, डेल्टा वी बोल रहा हूँ, चलो, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो ये वेक्टर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो देखो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है ना, ऐसे, तो ये ऐसे थी, ये ऐसे थी, चेंज इन वेलोसिटी कहाँ आया, अंदर आया कि नहीं, डायरेक्शन आ गई ना अंदर, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन विल बी एक्सेलरेशन, है ना। तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूँ तो इट विल बी क्या, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आई, ये डायरेक्शन आई, है ना, सही सही बात है कि नहीं, राइट। अच्छा, ओके, है ना। तो लेट्स सपोज दिस इज एंगल थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा हुआ, इसको थोड़ा और लिख देते हैं यहाँ पे डेल्टा वी, ऐसे लिख देता हूँ ना, डेल्टा वी अपॉन टी, राइट, लिख सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, जब बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँची तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा। तो देखो ज्योमेट्रिकल, देखो लॉजिक लगाते हैं, ठीक, ज्योमेट्री से, ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन है, ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, तो इन दोनों लाइनों के बीच में भी जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा, ठीक है। तो ये देखो V2 एंड दिस इज V1, ठीक ठीक। अब देखो ये डायरेक्शन किसकी है, V2 की, और ये डायरेक्शन किसकी होती, V1 की। अरे अभी तो -V1 तो नीचे है ना, लेकिन +V1 तो ऊपर होता, तो ये डायरेक्शन V2 की और ये डायरेक्शन V1 की, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता, थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी कितना हो गया, थीटा, राइट, क्लियर है। अच्छा, थीटा इज इक्वल्स टू, अब मैं लगा सकता हूँ, देखो इस डायग्राम में थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता, ठीक। तो आर्क कितना है हमारा, डेल्टा वी, यही तो है, और रेडियस कितना है यहाँ पर, या आप तो V2 ले लो या V1 ले लो, रेडियस का मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड, अरे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो या इस वेक्टर का, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है भाई, मैग्नीट्यूड तो सेम ही था V1 और V2, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही बोल लिखी है मैंने पहले ही, राइट। है ना, मैग्नीट्यूड वाइज तो मैंने पहले ही सेम लिखी है, राइट। अच्छा, तो या तो मैं यहाँ V1 लिख देता हूँ या V2 लिख देता हूँ, ये चलो छोड़ो इसको, आप सीधा V ही बोल लो ना, और इसके मैग्नीट्यूड को V बोल लो, है ना। तो ये क्या हो गया, रेडियस इज V, राइट, रेडियस इज V, क्लियर है। अच्छा, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क हो गया डेल्टा V, और ये क्या हो गया, है ना, V1 वेक्टर या V2 वेक्टर, जो भी आपको लिखना चाहते हो, है ना। चलो मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं ना, डेल्टा V का मैग्नीट्यूड एंड इसका मैग्नीट्यूड हमने V लिख दिया, ये चलो ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करते, पहले वेक्टर फॉर्म में ही लिख देता हूँ, डेल्टा V वेक्टर, और यहाँ पे आइदर V1 वेक्टर और V2 वेक्टर, जो आपका मन करे वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे डेल्टा V का मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे V1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, V, अभी मैं थीटा का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूँ ना, ओके। चलिए ये हो गया, यहाँ पहुँचे हम, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू थीटा इंटू V, है ना, ये लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे अगर आप इस एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा V इज़ व्हाट, डेल्टा V इज़ थीटा इंटू V अपॉन टाइम टेकन। अच्छा देखो थीटा अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा इंटू V, एंड ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R इंटू V, तो फाइनली एक्सेलरेशन कितना आ गया, V स्क्वायर अपॉन R। तो दिस इज आर फाइनल फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आ गया ना कैमरा में, हाँ ठीक है। तो दिस इज आर फाइनल फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज V स्क्वायर अपॉन R, राइट, AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, क्लियर है बात। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे हमने AC का फॉर्मूला निकाल लिया, V स्क्वायर अपॉन R, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलो
है ना, आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो क्या होगा, अब हमारे पास बॉडी के पास 2 एक्सेलरेशन हो सकते हैं, है ना। ये बॉडी जो हमारी सर्कुलर मोशन कर रही है, लेट्स सपोज एक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है ना, इसकी वेलोसिटी कैसी कांस्टेंट है ना, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। लेकिन अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन तो पक्का है, दैट इज़ AC। लेकिन अगर लगातार इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसके पास एक और एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक और एक्सेलरेशन इसके पास है, यानी ये वाली स्पीड ऊपर इंक्रीज हो रही है। तो देखो हमारे पास एक और एक्सेलरेशन है जो लगातार क्या बढ़ा रहा है, ये वेलोसिटी अगर लगातार इंक्रीज हो रही है ना, ये वेलोसिटी अगर लगातार इंक्रीज हो रही है तो लगातार इसके पास एक एक्सेलरेशन है, जिस एंगल का एक्सेलरेशन है, एंगल को ट्रेवल करने का या एंगल बनाने का सेंटर पे क्या एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यही तो है एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, है ना। लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू r, राइट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ गया, a/r। दिस एक्सेलरेशन इज विच वन, है ना, इस वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन है, यानी इस डायरेक्शन में फिलहाल इस इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन वो है ये, है ना, अल्फा इंटू r, राइट, है ना भाई। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज रेडियस, दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू a/r, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू r। तो अभी वेलोसिटी ऊपर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ जो एक्सेलरेशन हो रहा है, इस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, इस लीनियर एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे आप, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो AT की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू r। तो 2 एक्सेलरेशन हमारे पास हो रहे हैं, राइट, एक AC और एक T। अब फाइनली जो नेट एक्सेलरेशन अपने पास आया उसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स लगा सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आया, नेट एक्सेलरेशन, और नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी, √AT², है ना। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखो, पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लो, है ना। A नेट कितना होगा आपका, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, AT प्लस AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। अब अगर आपको A नेट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेक्टर फॉर्मूला लगाओ, AT का स्क्वायर, है ना, AT के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AT इंटू AC इंटू कॉस थीटा, है ना। चलिए थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, थीटा तो 90 डिग्री है फिलहाल दोनों वेक्टर्स में, तो ये हो जाएगा cos 90, ये सारी टर्म कितनी हो गई, 0। तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, α² r², और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, v²/r। तो v²/r का होल स्क्वायर, राइट। तो और फर्दर अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं और जो भी अपने पास आए वैल्यू, है ना, उसको अपन निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से, ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे रिलेटेड टू नेट एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन विच इज़ कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यही सब था सर्कुलर मोशन में, और बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताओ, राइट। चलिए।